Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Perfect Radiology. इंट्रैक्शंस ऑफ एक्सरे विद मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसके बेसिक्स को देख लिया था, साथ ही साथ हमने कोहेरेंट स्कैटरिंग के बारे में भी पढ़ लिया था। बेसिक क्या होता है, देखिए जब रेज पेशेंट की बॉडी पर पड़ती है तो कुछ रेज ऐसी होती हैं जो पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ स्कैटर होती हैं, टकराकर फैल जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ट्रांसमिट होकर इमेज बनाती हैं। इसके बाद हमने कोहेरेंट स्कैटरिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि कैसे उसमें एक एक्सरे फोटोन जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है वो शेल के ऊपर इंटरेक्ट करता है तो कोई आयनाइजेशन नहीं होती, कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, जस्ट वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए बाहर निकल जाता है। ना उसकी एनर्जी में बदलाव आता, ना ही उसकी वेवलेंथ में चेंज आता। ठीक है, ये हमने कोहेरेंट स्कैटरिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हमारे जो आज का टॉपिक है वो कॉम्प्टेंस स्कैटरिंग के बारे में होने वाला है। देखिए कॉम्प्टेंस स्कैटरिंग में क्या होता है, ये आपका एक एटम है, जब एक एक्सरे फोटोन, इंसिडेंट एक्सरे फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है, हाई है, इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है, ये आउटर शेल पे स्ट्राइक करता है। एक इंसिडेंट एक्सरे फोटोन जिसकी एनर्जी हाई है वो आउटर शेल पे स्ट्राइक करेगा और उसके एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो कुछ एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। इसके पास कुछ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये कुछ एनर्जी को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी बच गई, जो रिमेनिंग एनर्जी है, वो एज अ स्कैटर रेडिएशन बाहर निकल जाती है। एक स्कैटर्ड फोटोन के फॉर्म में वो बची हुई एनर्जी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखो बेसिकली क्या हो रहा है, एक एक्सरे फोटोन आउटर शेल पे स्ट्राइक कर रहा है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से इजेक्ट आउट कर देता है, यानी कि यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है। जैसे कोहेरेंट स्कैटरिंग में आयनाइजेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन अकर्स। और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो कुछ एनर्जी को अपने साथ लेकर बाहर निकला है, और जो बची हुई एनर्जी है वो दूसरी डायरेक्शन में इजेक्ट आउट हो जाती है एज अ स्कैटर्ड फोटोन, वो दूसरी डायरेक्शन में एज अ स्कैटर्ड फोटोन बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे इंसिडेंट फोटोन आया तो इसे सीधा जाना था, इंसिडेंट फोटोन को सीधा जाना था, बट ये सीधा ना जाके डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि इसने अपना पाथ को चेंज कर लिया। ये सीधे इधर से आ रहा था, इधर जाते जाते सीधे ना जाने की वजह से ये शेल से टकराकर अपने पाथ को डिफ्लेक्ट चेंज कर दिया, दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो इसके बीच में जो एंगल बना उसको हमने क्या नाम दिया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर एक नाम और है इसका कॉम्पटन एंगल। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कह रहे हैं या फिर कॉम्पटन एंगल कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनवा रखा है मैंने, देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक हाई एनर्जी का एक्सरे फोटोन आ रहा है, आउटर शेल पे स्ट्राइक कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इजेक्ट आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, और बची कुछ एनर्जी के साथ ये बाहर आया और बची हुई एनर्जी एज ए स्कैटर्ड फोटोन क्या हो गई, बाहर निकल गई, और इसके बीच में जो ये जो आपका इनकमिंग हाई एनर्जी का फोटोन था इसे सीधा जाना था, लेकिन ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया अपने पास से, तो इसने इसके बीच में क्या बन गया, एक एंगल बना, और इसे हमने क्या कहा, थीटा, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या फिर कॉम्पटन एंगल कहा। एक बात याद रखना कि एक्सरे फोटोन की एनर्जी, एक्सरे फोटोन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही कम बनेगा, उतना ही कम डिफ्लेक्शन होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही कम डिफ्लेक्शन, उतना कम ये अपने पास से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ जैसे कि वेवलेंथ की बात करते हैं, इसकी भी कुछ वेवलेंथ थी, ये जो हाई एनर्जी का एक्सरे फोटोन था इसकी कुछ वेवलेंथ कुछ वेवलेंथ से अंदर अंदर आ रहा था ये। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ होती है ये इंसिडेंट की, इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की क्या रहती है, कम रहती है, किससे, स्कैटर फोटोन से। जो फोटोन बाहर स्कैटर हो चुका है उससे ये वेवलेंथ क्या है, कम है, यानी कि स्कैटर फोटोन की वेवलेंथ
क्या है, ज्यादा है, और लेकिन इसकी एनर्जी क्या रहती है, वो क्या रहती है, कम रहती है। एनर्जी ऑफ स्कैटर फोटोन क्या है, कम है, और एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन क्या होती है, इंसिडेंट एक्सरे फोटोन क्या है, ज्यादा है। यानी कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और तभी ये कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके बाहर निकल जाता है, कुछ एनर्जी एज ए स्कैटर्ड फोटोन बाहर निकलती है। ठीक है, तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम होती है और वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया होगा। अब तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि एक्सरे फोटोन जो होता है आउटर शेल पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, और बची हुई एनर्जी का जो एनर्जी बच जाती है वो एज ए स्कैटर फोटोन बाहर आ जाती है। ठीक है, अब जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है उसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की होती है वो ज्यादा होती है, और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा होती है कंपैरिजन टू एक्सरे फोटोन। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। फिर कॉम्पटन इफेक्ट हमें तीन चीज देता है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो उसने इजेक्ट आउट करा है उसको क्या नाम दिया, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद स्कैटर्ड फोटोन, वो फोटोन जो स्कैटर्ड होकर बाहर निकला हुआ है, जो टकराकर बची हुई एनर्जी को लेकर बाहर निकला है, उसे क्या कहा है, स्कैटर्ड फोटोन। और एक पॉजिटिव आयन, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज बना, वो पॉजिटिव आयन भी हमें कौन दे रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट से तीन चीजें मिल रही है, एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से जो पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ वो, और तीसरी चीज आपके स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या होती है, ये सारा इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्पटन स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग होने के। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फिजिकल डेंसिटी ऑफ मटेरियल के। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग होने के, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या चांसेस है, कॉम्पटन स्कैटरिंग होने के चांसेस है। और फिजिकल डेंसिटी जितकी, जिस मटेरियल की फिजिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उतने ज्यादा चांसेस है कि उसका कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट अकर होगा। ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटोन एनर्जी, जो फोटोन एनर्जी है जितनी कम होगी उतना ज्यादा चांसेस है कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट होने के। ठीक है, फोटोन एनर्जी जितनी कम उतने हाई चांसेस टू ऑकर कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर से कोई लिंक नहीं है, एटॉमिक नंबर पे कॉम्पटन इफेक्ट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए, ये जो स्कैटर्ड वाली जो फोटोन है ये बाहर निकला है, तो ये बाहर निकल के क्या करेगा, डैमेज कर देता है, किसको, डैमेज कंट्रास्ट। इससे जो इमेज क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, इससे जो बॉडी टिश्यूज है ये बॉडी टिश्यूज पे भी अटैक करता है और कॉन्ट्रास्ट पे भी इफेक्ट करता है। इससे आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, और साथ ही साथ आपकी ऑक्यूपेशनल डोज भी इंक्रीज होती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि डिग्रेड द इमेज क्वालिटी एंड इंक्रीज द ऑक्यूपेशनल डोज। ऑक्यूपेशनल डोज यानी कि जो वर्कर्स है, रेडिएशन वर्कर्स है, उनकी डोज को इंक्रीज करने का काम करता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को इफेक्ट करता है और इमेज क्वालिटी को डिग्रेड करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।